Hello everyone, good morning. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं जनसंख्या संगठन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं लेकर आई हूँ। ये चैप्टर नंबर 19 है। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या संगठन से किसका अध्ययन किया जाता है और दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। तो कह रहे ये सभी जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा, ये जनसंख्या संगठन से अध्ययन किया जाता है और दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन के अवयव हैं। तो कह रहे कि ये सभी लिंग संगठन, आयु संगठन, व्यवसायिक संरचना, ये सभी जनसंख्या संगठन के अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी जनसंख्या के संख्यात्मक लिंग संगठन मापन को क्या कहा जाता है। तो लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 4, किसी देश प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लिंग अनुपात निम्न से किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कह रहे लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणे 1000 द्वारा विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 6, लिंगानुपात को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एक कौन सा गर्भधारण काल के लिंगानुपात से संबंधित है। तो प्राथमिक लिंगानुपात जो है कि गर्भधारण काल के लिंगानुपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, वह लिंगानुपात कौन सा है जिसका अभिप्राय गर्भ निर्धारण काल से होता है। तो प्राथमिक लिंगानुपात जिसका अभिप्राय गर्भ निर्धारण काल से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस लिंगानुपात को प्राकृतिक लिंगानुपात या जन्म काल का लिंगानुपात भी कहा जाता है। तो द्वितीयक लिंगानुपात या जन्म काल का लिंगानुपात भी कहा जाता है। तो किस लिंगानुपात कर द्वितीयक लिंगानुपात को प्राकृतिक लिंगानुपात या जन्म काल का लिंगानुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीयक लिंगानुपात का आशय होता है प्रसव काल के लिंगानुपात से। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीयक लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक घटकों का प्रभाव निम्न से किसके द्वारा क्रियाशील होता है। तो प्राथमिक लिंग, मृत्यु दर में लिंग भिन्नता, ये भी दोनों जो है कि द्वितीयक लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक घटकों के प्रभाव में क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक कौन सा तृतीयक लिंगानुपात का प्रमुख कारक है। तो कह रहे कि ये सभी जन्म के समय लिंगानुपात, मृत्यु के समय लिंगानुपात, प्रवासियों का लिंगानुपात, ये तृतीयक लिंगानुपात का प्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीयक लिंगानुपात के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो कह रहे सभी जन्म के समय लिंगानुपात, मृत्यु के समय लिंगानुपात, प्रवासियों का लिंगानुपात, ये सभी जो है कि प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी दशाएं स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से दर्शाई जाती है। भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक बुराइयां, ये सभी जो है कि दशाएं स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक लिंगानुपात को निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। वैश्विक लिंगानुपात को पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या गुणे 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तो रूस में। रूस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन किसी जनसंख्या की आय संगठन के 3 प्रमुख कारक है। तो ये सभी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी जो है जनसंख्या के आयु संगठन के 3 प्रमुख कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस महादेश के अधिकांश देशों ने जनसांख्यिकीय संक्रमण चक्र पूरा कर लिया है। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों जो है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण चक्र पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न में से किस आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है? तो 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से कारक किसी स्थान व देश के आयु संगठन को प्रभावित करते हैं? तो कह रहे सभी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, जनसंख्या नीतियां, ये सभी जो है कि स्थान व देश की आयु संगठन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी देश की आयु संरचना का विश्लेषण निम्न से किस विधि द्वारा किया जाता है? ये सभी, आयु पिरामिड, आयु वर्ग, आयु सूचकांक, ये सभी जो है कि किसी देश की आयु संरचना के विश्लेषण के विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, आयुलिंग पिरामिड में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जनसंख्या के किन लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु वर्ग में। आयुलिंग पिरामिड में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जनसंख्या के आयु वर्ग लक्षण को प्रदर्शित किया जाता है। निम्न में से किसी देश का आयुलिंग पिरामिड विस्तारित जनसंख्या पिरामिड को प्रदर्शित करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है कि आयुलिंग पिरामिड विस्तारित जनसंख्या पिरामिड को प्रदर्शित करता है। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च है। कह रहे कि जन्म दर उच्च है, आयु समूह जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किन देशों में आयुलिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर विस्तृत संकीर्ण होता है? तो विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 26, घंटी की आकार की आयुलिंग पिरामिड किस देश के जनसंख्या के संदर्भ में देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया। घंटी के आकार की आयुलिंग पिरामिड किस देश की जनसंख्या के संदर्भ में देखने को मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 27, ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड विश्व के किस देश के संदर्भ में सही प्रदर्शित सिद्ध होता है? तो जापान। ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड विश्व के किसी देश के संदर्भ में सही प्रदर्शित सिद्ध होता है? तो जापान। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या के आयु वर्ग बाल वर्ग में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो 0 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी विशेषताएं बाल वर्ग के संदर्भ में उल्लेखित है? तो कह रहे अनुत्पादक और व्ययशाली, ये भी दोनों जो है कि ये विशेषताएं बाल वर्ग के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न से कौन सी विशेषताएं प्रथम युवा वर्ग के संदर्भ में नहीं है? तो व्ययशील जो है कि व्ययशील जो है कि प्रथम युवा वर्ग के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न से कौन सी विशेषताएं वृद्ध आयु वर्ग के संदर्भ में सही नहीं है? तो सशक्त। क्वेश्चन नंबर 32, आयु सूचकांक में प्रयुक्त बाल वर्ग तथा वृद्ध वर्ग का अनुपात कौन सा अनुपात कहलाता है? शिशु निर्भरता अनुपात जो है कि प्रयुक्त आयु वर्ग तथा वृद्ध वर्ग का अनुपात शिशु निर्भरता अनुपात कहलाता है। शिशु निर्भरता अनुपात प्रयुक्त बाल वर्ग तथा वृद्ध वर्ग के अनुपात को शिशु निर्भरता अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निर्भरता सूचकांक विश्व के किस प्रकार के देशों में छुपाए जाते हैं? गरीब देश और विकासशील देश दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी ग्रामीण संगठन की प्राथमिक क्रियाएं हैं? कह रहे कृषि, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी ग्रामीण संगठन की प्राथमिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन गैर प्राथमिक क्रियाएं हैं जिसमें विकसित देशों की संलग्नता सर्वाधिक पाई जाती है? कह रहे सभी, उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सभी जो है कि विकसित देशों की संलग्नता सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संलग्न जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना गतिविधियों को संलग्न जनसंख्या के अनुपातिक वितरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया व्यावसायिक संरचना में शामिल है? तो कह रहे प्रबंधकीय कार्य, विपणन कार्य, लिपिकी कार्य, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया व्यावसायिक संरचना में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 38, साक्षरता किसी देश के किस स्थिति को समझने में सहायता करता है? सामाजिक, आर्थिक, जीवन स्तर, ये सभी जो है कि साक्षरता किसी देश की स्थिति को समझने में सहायता करता है, सामाजिक, आर्थिक, जीवन स्तर, ये सभी का। क्वेश्चन नंबर 39, कितनी उम्र के बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस घटक का उपयोग मानव विकास की गणना में किया जाता है? उपरोक्त सभी। शिक्षा स्तर, बच्चों तक शिक्षा की पहुंच, विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी भी देश की जनसंख्या नीति में निम्न से कौन सा कार्य सामान्य रूप से निहित होता है? तो जन्म दर कम करना, मृत्यु दर कम करना, प्रवसन नियंत्रण करना, ये सभी जो है कि सामान्य रूप में निहित होता है। निम्न से कौन सी विशेषताएं किसी विकसित देश के संदर्भ में सही नहीं है? निम्न जीवन प्रत्याशा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस विकसित देश में प्रवास नियंत्रण के बहुत से नियम मौजूद पाए जाते हैं? तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी दोनों जो है प्रवास नियंत्रण के बहुत से नियम मौजूद पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस देश में स्कूलों में यौन शिक्षा, गर्भपात और परिवार नियोजन सेवाएं राष्ट्रीय संगठन का एक अंग है? तो स्वीडन। किस देश में? कह रहे स्वीडन देश में स्कूलों में यौन शिक्षा, गर्भपात और परिवार नियोजन सेवाएं राष्ट्रीय संगठन का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न से किस देश में जन्म नियंत्रण विद्या अवैध मानी जाती है? तो इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल में जन्म नियंत्रण विद्या अवैध मानी जाती है। इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से विश्व के किसी देश में जन्म दर में वृद्धि करने के साथ साथ प्रवास को बढ़ावा दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जन्म दर में वृद्धि करने के साथ साथ प्रवास को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी विशेषताएं विकासशील देशों के संदर्भ में सही पाई जाती है? तो कह रहे कि ये सभी असमान आय वितरण, शिक्षा का निम्न स्तर, निम्न मानव विकास, ये सभी विकासशील देशों के संदर्भ में सही पाए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न से कौन से विकासशील देश की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो कनाडा। विकासशील देश की श्रेणी में शामिल नहीं है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न से किस विकासशील देश में परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों के अतिरिक्त परिवार नियोजन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है? तो सभी। भारत, इंडोनेशिया, चीन, ये सभी जो है विकासशील देश में परिवार नियंत्रण कार्यक्रम के अतिरिक्त परिवार नियोजन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा देश केवल स्वास्थ्य समाज कल्याण की भावना से परिवार नियोजन में रुचि लेते हैं? तो ये सभी। अफगानिस्तान, इराक, लेबनान। अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, ये सभी जो है कि स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण की भावना से परिवार नियोजन में रुचि लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व के किस विकासशील देश ने जनसंख्या नीति के संदर्भ में कृत्रिम गर्भ निरोधक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व के विकासशील देश है ने जनसंख्या नीति के संदर्भ में कृत्रिम गर्भ निरोधक उपकरणों को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य के निवास स्थान में किसी भी प्रकार के अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रवसन। मनुष्य के निवास स्थान में किसी भी प्रकार के अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रवसन। प्रवसन में बाहरी प्रदेशों के मनुष्य के किसी प्रदेश के अंदर आना क्या कहलाता है? तो अप्रवास। प्रवसन में बाहरी प्रदेशों के मनुष्य का किसी प्रदेश के अंदर आना क्या कहलाता है? तो अप्रवास। क्षेत्र, दूरी तथा आकार के आधार पर निम्न में से कौन प्रवसन के प्रमुख प्रकार है? तो कह रहे सभी। प्रबल प्रवास,
सकल और निवल प्रवास, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ये सभी प्रवसन के प्रमुख प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन अनुकूलताएं लोगों को गांव के नगरों में प्रवास के लिए आकर्षित करते? तो कह रहे सभी। औद्योगिक विकास, शिक्षा की उन्नत व्यवस्था, रोजगार की उपलब्धता, ये सभी जो है कि अनुकूलताएं लोगों को गांव से नगरों में प्रवास के लिए आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विकसित प्रदेश से कम विकसित प्रदेश की ओर प्रवसन क्या कहलाता है? दूराग्राही प्रवसन। दूराग्राही प्रवसन विकसित देश से कम विकसित की ओर प्रवसन क्या कहलाता है? दूराग्राही प्रवसन। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा कारक ग्राम से ग्राम प्रवसन में सहायक होते हैं? भूमि सुधार, कृषि गहनता, बाजार की उपलब्धता, ये सभी जो है कि कारक ग्राम से ग्राम प्रवसन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, नगरों से ग्रामीण प्रवसन विश्व के किस देशों में देखने को मिलता है? तो विकसित देश में। नगरों से ग्रामीण प्रवसन विकसित देश विश्व के किस देशों में देखने को मिलता है? तो विकसित देशों में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन से भौगोलिक कारक या भौतिक कारक प्रवसन के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित होते हैं? तो कह रहे सभी। अतिवृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी जो है भौगोलिक कारक या भौतिक कारक प्रवसन के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इथोपिया और सोमालिया की जनसंख्या का स्थानांतरण दूसरे स्थानों पर किस कारण से हुआ है? तो सूखे के कारण। इथोपिया और सोमालिया की जनसंख्या का स्थानांतरण दूसरे स्थानों पर किस कारण से हुआ? तो सूखे के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, फिलीपींस और हवाई द्वीप के बहुत से लोगों का दूसरे स्थानों पर प्रवास किस भौतिक कारण से हुआ है? तो भूकंपीय गतिविधियों से। फिलीपींस और हवाई द्वीप के बहुत से लोगों का दूसरे स्थानों पर प्रवास किस भौतिक कारण से हुआ? भूकंपीय गतिविधियों से। पिछड़े राज्यों बिहार से उन्नत और संपन्नशील राज्यों या महाराष्ट्र में लोगों का प्रवास किस कारण से होता है? रोजगार का कारण। पिछड़े राज्यों पर बिहार से उन्नत व संपन्नशील राज्यों महाराष्ट्र में लोगों का प्रवास किस कारण से होता है? तो रोजगार का कारण। क्वेश्चन नंबर 63, 19वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में किस कारण से यूरोपीय लोगों का प्रवसन हुआ था? तो कह रहा है कि नए कृषि योग्य भूमि के कारण। 19वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में किस कारण से यूरोपीय लोगों का प्रवसन हुआ था? तो नए कृषि योग्य भूमि के कारण। क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए संप्रदायों में निम्न में से किसके प्रवास का कारण धार्मिक रहा है? तो कह रहे हैं जर्मनी के यहूदियों का, अमेरिका के मारमांस का, ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण में कारक नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? तो राष्ट्रों ने प्रवसन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण में कारक नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रों ने प्रवसन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारतीयों का श्रमिकों के रूप में मुख्य रूप से स्थानांतरण निम्न से किस देशों में हुआ था? ये सभी मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैको, ये सभी जो है कि भारतीयों का श्रमिकों के रूप में मुख्य रूप से स्थानांतरण किस देश में हुआ था? तो मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैको, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67, मॉरिशस व फिजी में भारत के किन राज्यों से बड़ी संख्या में जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ है? तो कह रहे बिहार और उत्तर प्रदेश से। मॉरिशस व फिजी में भारत के राज्यों से बड़ी संख्या में जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रवसन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रवासी पहुंचता है और जहां से चलता है, दोनों की जनसांख्यिकीय संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, ये सभी जो है कि प्रवसन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रवासी पहुंचता है और जहां से चलता है, दोनों की जनसांख्यिकीय संरचना में
प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रवसन का प्रभाव निम्न से किन क्षेत्रों में पड़ता है? तो कह रहे सभी, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी जो है प्रवसन का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 70, आर्थिक प्रभाव के कारण जनसंख्या का प्रवसन विशेषकर किस क्षेत्र में होता है? ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रवसन से निम्न में से किस पर प्रभाव देखने को मिलता है? तो उपरोक्त सभी, जनसंख्या वृद्धि, श्रम आपूर्ति, सीमांत मजदूरी की संख्या में वृद्धि, ये सभी जो है कि प्रवसन में प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रवासन के सिद्धांत को बनाने का सबसे पहला प्रयास किस भूगोलवेत्ता ने किया? तो रेवेनस्टीन। प्रवसन के सिद्धांत को बनाने का सबसे पहला प्रयास रेवेनस्टीन ने किया था। प्रवसन के सिद्धांत को बनाने का सबसे पहला प्रयास रेवेनस्टीन ने किया था। रेवेनस्टीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसने प्रवसन के कारकों को पुल तथा पुश कारकों में विभाजित कर प्रवसन संबंधित परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया था? तो ली ने प्रवसन के कारकों को पुल तथा पुश कारकों में विभाजित कर प्रवसन संबंधी परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 74, प्रवसन के गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किस प्रमुख भूगोलवेत्ता ने किया? तो कह रहे हैं कि प्रायर और डब्ल्यू रैली। प्रवसन के गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत, जो गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत है, प्रायर और डब्ल्यू रैली दोनों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75, प्रवास से संबंधित अंतरायली अवसर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यस स्टॉपर। प्रवास से संबंधित अंतरायली प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन यस स्टॉपर ने किया। जो अंतरायली अवसर सिद्धांत का प्रतिपादन यस स्टॉपर ने किया था। प्रवसन के गुरुत्व मॉडल में लोगों की परिसंचरण तथा दोनों स्थानों की जनसंख्या के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो समानुपाती। प्रवसन के गुरुत्व मॉडल में लोगों की परिसंचरण तथा दोनों की जनसंख्या के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध प्रवसन के व्यवहारवादी मॉडल से है? तो कह रहे हैंगर स्टैंड। किस भूगोलवेत्ता का संबंध प्रवसन के व्यवहारवादी मॉडल से है? तो हैंगर स्टैंड। किस भूगोलवेत्ता का संबंध प्रवसन के व्यवहारवादी मॉडल से? तो कह रहे कि हैंगर स्टैंड। ये व्यवहारवादी तो हैंगर स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि उपरोक्त सभी। तो इसको देख लेते हैं। किसी जनसंख्या के संख्यात्मक लिंग संगठन मापन को लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात का आकलन प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। तो इस प्रकार 78 का डी सही है। 79 करे कि निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सही है? तो करे उपरोक्त सभी। द्वितीयक लिंगानुपात को प्राकृतिक लिंगानुपात कहा जाता है। द्वितीयक लिंगानुपात 1:1 से भिन्न होता है। विश्व के लगभग सभी भागों में नर जन्म मादा जन्म से अधिक पाया जाता है। तो कह रहे 79 का डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे कि सी। वर्तमान में विश्व जनसंख्या लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 995 स्त्रियां हैं। यही गलत है और बाकी जो सब सही है उसको देखते हैं। विश्व का औसत लिंगानुपात 102 पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात अनुकूल पाया गया है। तो इस प्रकार 80 का सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 का कह रहे कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे सी कथन असत्य है।
तो और जो सही उसको देखते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। आयु संगठन के 3 प्रमुख कारक हैं। आयु संगठन के तीनों कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से 81 का सी गलत है और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? क्या उपरोक्त सभी कथन सत्य है? बाल वर्ग में 15 से कम आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। बाल वर्ग में 15 से कम आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रौढ़ वर्ग में 15 से 59 वर्ष के आयु वर्गों के लोगों को शामिल किया जाता है। और फिर इसके बाद वृद्ध वर्ग में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे उपरोक्त सभी कथन सही है। शिशु निर्भरता अनुपात क्या होता है? बाल वर्ग और प्रौढ़ वर्ग। वृद्ध निर्भरता अनुपात वृद्ध वर्ग और प्रौढ़ वर्ग। पराजित या निर्भरता अनुपात तो बाल वर्ग, वृद्ध वर्ग और जो कि प्रौढ़ वर्ग। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 कौन सा कथन सही है? तो कर उपरोक्त सभी कथन सही। तो उसको देखते हैं। भारत में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो तथा पढ़ने लिखने के साथ अंगणितीय योग्यता की समझ रखता हो। प्री प्राइमरी के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो उपरोक्त 84 का डी कथन सही है। 85 में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा 85 का सी कथन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की कोई निश्चित जनसंख्या नीति नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की कोई निश्चित जनसंख्या नीति नहीं है। स्वीडन में स्कूलों में यौन शिक्षा कुछ दशाओं में गर्भपात और परिवार नियोजन सेवाएं राष्ट्रीय संगठन का एक अंग है। तो ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 86 पड़ोसन के बारे में क्या सही नहीं है? तो करे 86 का डी सही नहीं है और बाकी देख लेते हैं। पड़ोसन स्रोत तथा गंतव्य स्थान के बीच दूरी के साथ प्रतिलोमी रूप से घटता बढ़ता है। अधिकांश प्रवासी अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए स्थानांतरण करते हैं। सरकारें उन प्रतिभाओं जिनका उनके पास अभाव है को आकर्षित करने के लिए प्रवासन नीतियां बनाती है। तो इस प्रकार 86 का ए बी सी तीनों सही है। 87 कह रहे प्रवास के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि 87 का डी सही है। प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया से जुड़े दो क्षेत्रों का जनसंख्या संसाधन संबंध काफ़ी बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों को प्रवासित करने वाला लोग खुली जगह, ताज़ी हवा, उत्तम आवासगृह के अभाव में कष्ट भोगते हैं। नौ क्षेत्रों में प्रवासियों का आहार आदत भी बदल जाती है। तो प्रवास के बारे में क्या कथन से? तो उपरोक्त सभी एक बार फिर देखते हैं। प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया से जुड़े दो क्षेत्रों का जनसंख्या संसाधन संबंध काफ़ी बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों को प्रवासित करने वाले लोग खुली जगह, ताज़ी हवा और उत्तम आवास गृह के अभाव में कष्ट भोगते हैं। नौ क्षेत्रों में उत्प्रासियों की आहार आदत भी बदल जाती है। तो 87 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो करें ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नए कृषि भूमि के मिलने के कारण प्रवास हुआ, यही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि प्रवसन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहला प्रयास रेवेनस्टीन ने 1885 में किया था। रेवेनस्टीन ने 1885 में किया था। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि प्रवसन के गुरुत्व मॉडल के संदर्भ में कौन सही है? तो कह रहे दोनों कथन सही है। गुरुत्व मॉडल में दो स्थानों के बीच के लोगों का परिसंचरण दोनों स्थानों की जनसंख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है।
गुरुत्व मॉडल में दो स्थानों के बीच लोगों का परिसंचरण दोनों स्थानों के मध्य की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व मॉडल में दो स्थानों के बीच के लोगों का परिसंचरण दोनों स्थानों की जनसंख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्व मॉडल में दो स्थानों के बीच के लोगों का परिसंचरण दोनों स्थानों के मध्य की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 90 का सी सही है। 91 का कौन सा कथन सही है? तो कह रहे सी, दोनों कथन। प्रवास में प्रतिकर्ष उपकर्ष कारक भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। प्रवास में प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। तो ए भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 92, जनसंख्या संगठन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे सी, जनसंख्या संगठन की सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर किया जाता है। इसके माध्यम से किसी देश के निवासियों को आयु, लिंग तथा निवास स्थान के आधार पर अलग किया जाता है। तो कह रहे कि सी सही है, पहला दूसरा। जनसंख्या संगठन की सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर किया जाता है। इसके माध्यम से किसी देश के निवासियों को आयु, लिंग तथा निवास स्थान के आधार पर अलग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि 92 का सी कथन सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 93, लिंगानुपात के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। लिंगानुपात कौन सा कथन सही है? तो कह रहे सभी। द्वितीयक लिंगानुपात का आशय प्रसव काल के लिंगानुपात से होता है। तृतीयक लिंगानुपात का प्राय देखिए, द्वितीयक लिंगानुपात का आशय प्रसव काल के लिंगानुपात से होता है। तृतीयक लिंगानुपात का अभिप्राय जनगणना के समय के लिंगानुपात से होता है। प्राथमिक लिंगानुपात का अभिप्राय गर्भधारण काल के लिंगानुपात से होता है। सभी कथन सही है। प्राथमिक लिंगानुपात का अभिप्राय गर्भधारण के काल के लिंगानुपात से होता है। द्वितीयक लिंगानुपात का आशय प्रसव काल के लिंगानुपात से होता है और तृतीयक लिंगानुपात का अभिप्राय जनगणना के समय के लिंगानुपात से होता है। सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे दूसरा, 1, 2 दोनों। पहला है, जिन देशों प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों की प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं। जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहाँ स्त्रियों की प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है। समानतः इन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार 94 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? तो कह रहे दोनों कथन सही है। प्राथमिक लिंगानुपात 125 से 135 पुरुष बच्चे प्रति 100 स्त्री बच्चे के बीच माना जाता है। 125 से 135 पुरुष बच्चे प्रति 100 स्त्री बच्चे के बीच माना गया है। सैद्धांतिक रूप से गर्भधारण के समय आशान्वित लिंगानुपात 1:1 नहीं होता है। तो इस प्रकार 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96, विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन से कौन सा कथन सही है? तो वो जो है कि डी सही है। तो कह रहे कि वो कौन सा कथन है? तो ये सभी है। पहला, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप के लटाविया में पाया जाता है। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। ये सभी कथन सही है। कह रहे कि कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। फिर से देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात विश्व में
सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप के लटाविया में पाया जाता है। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार ये जो है कि सभी कथन सही है। तो फिर से एक बार देखते क्योंकि इम्पोर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप के लटाविया में पाया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात लटाविया में पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। तो 96 का डी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 को विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो करें सभी। अफ्रीका एवं एशिया के देशों में युवा आबादी अधिक पाई जाती है और यूरोप उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश जनसांख्यिकीय संक्रमण का चक्र पूर्ण कर चुके हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उच्च आयु वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो 97 का डी ये सभी कथन सही है। अफ्रीका एशिया के देशों में युवा आबादी अधिक पाई जाती है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश जनसांख्यिकीय संक्रमण चक्र पूर्ण कर चुके हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उच्च आयु वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार से 97 का डी सही है। 98 के कह रहे कौन सा कथन सही, करे सभी कथन सही है। इसको देखते हैं। इसका प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है और आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों की जनसंख्या को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिन देशों की आबादी में वृद्धि होती रहती है उन देशों की आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है। तो इस प्रकार 98 का डी सही है। 99 करे कौन कथनों विचार कीजिए कौन सा कथन सही, करे सभी। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर करने वाले मापदंड विश्व की देशों में अलग अलग होते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर करने वाले मापदंड विश्व के देशों में अलग अलग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। नगरों में अधिकांश लोग गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो इस प्रकार 99 का डी ये सभी कथन सही है। 100 का कह रहे कौन सा कथन सही है, करे सभी। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश राष्ट्रों में मृत्यु दर काफ़ी ऊंची पाई जाती है। ट्यूनीशिया इस्लाम धर्मावलंबी राष्ट्र होते हुए भी बहुपत्नी विवाह प्रथा के विरुद्ध गर्भपात के पक्ष में नियम पारित किया है। ट्यूनीशिया इस्लाम धर्मावलंबी राष्ट्र होते हुए भी बहुपत्नी विवाह प्रथा के विरुद्ध गर्भपात के पक्ष में नियम पारित किया है। भारत और चीन जैसे देशों में व्यापक स्तर पर परिवार नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये सभी कथन सही है। तो 101 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें सभी कथन सही है। विकसित देशों में जन्म एवं मृत्यु दर निम्न होता है। विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। इन देशों की जनसंख्या नीति विकासशील देशों से भिन्न होती है। तो 101 का डी ये सभी कथन सही है। 102 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो सही पहला और दूसरा। किसी देश से दूसरे देशों में लोगों के आने को इमिग्रेशन कहा जाता है। किसी देश से दूसरे देशों में लोगों के आने को इमिग्रेशन कहा जाता है। किसी देश से दूसरे देश में लोगों के आने को इमिग्रेशन कहा जाता है। प्रवसन में अंतर्गमन तथा बहिर्गमन की प्रमुख गतियां संचरित होती हैं। प्रवास धारा प्रवसन में प्रवास दो स्थानों के मध्य दोनों दिशाओं में होता है। तो इस प्रकार 102 का बी सही है, 1 और 2। प्रवसन में अंतर्गमन बहिर्गमन की प्रमुख गतियां संचारित होती है। किसी देश से दूसरे देश में लोग आने को इमिग्रेशन कहा जाता है।
तो 102 का पहला और दूसरा सही है। 103 का कह रहा है कि विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि बी सही है। पहला और तीसरा, ग्राम से नगर प्रवसन विशेषकर अल्प विकसित देशों में देखने को मिलती है। और तीसरा कि नगर से ग्राम प्रवास की प्रवृत्ति विकसित नगरीकृत देशों में पाया जाता है। नगर से ग्राम प्रवास की प्रवृत्ति विकसित नगरीकृत देशों में पाया जाता है। तो पहला और तीसरा दोनों कथन सही है। 104 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, तो करें सभी। वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की स्थानांतरण का एक प्रमुख कारण है राजनीतिक कारण पाया जाता है। पश्चिमी एशिया में भारतीयों की सबसे अधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात में पाई जाती है। पश्चिमी एशिया में भारतीयों की सबसे अधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात में पाई जाती है। पश्चिमी एशिया में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात में पाई जाती है। द्वीपों में भारतीयों की सर्वाधिक संख्या मॉरिशस में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है 104 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 का कह रहा है कौन सही, तो कह रहे इनमें से कोई नहीं सही है, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 106 क्या कौन सा कथन सही है, तो कह रहे डी, ये सभी कथन सही है। भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना जन्म के स्थान और निवास स्थान के आधार पर की जाती है। भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना जन्म के स्थान और निवास के स्थान के आधार पर की जाती है। भारत में आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार हैं। भारत प्रवास संबंधी जानकारियां वर्ष 1881 में उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार 106 का डी सही है। भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना जन्म के स्थान निवास स्थान के आधार पर की जाती है। भारत में आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार हैं। भारत प्रवास संबंधी जानकारियां वर्ष 1881 से उपलब्ध कराता है। ये सभी कथन सही है। 106 का डी, ये सभी कथन। 107 का कह रहा है कि मिलान करना है, तो इसको 7 का ए है, 2 का ए। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड ऐसे देश जिनकी जनसंख्या विस्तारित होती रहती है। और स्थिर जनसंख्या पिरामिड जिन देशों में जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान होती है, तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड होती है। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड ऐसे देश जिनकी जनसंख्या घट रही होती है, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड घंटी के आकार की पिरामिड स्थिर जनसंख्या पिरामिड है, या जिन देशों में जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान होती है। 108 का भी मिलान करना है, इसको देखते हैं। इसका बी सही है। प्राथमिक क्षेत्र खेती से, गौड़ या द्वितीय क्षेत्र हस्तकरघा वस्त्र से, तृतीय क्षेत्र परिवहन सेवा से, चतुर्थ क्षेत्र कारोबारी संगठन से संबंधित। 109 का बी है, इसमें मिलान करना है। प्राथमिक क्रिया वानिकी और मत्स्य से संबंधित है, द्वितीय क्रिया परिवहन और संचार से संबंधित है, और द्वितीय क्रिया विनिर्माण और संरचना संबंधी कार्य से, चतुर्थ क्रिया अनुसंधान और वैचारिक विकास से संबंधित है। 110 का भी मिलान करना है, तो कह रहे प्रवास धारा एक ही दिशा में प्रवास, प्रति प्रवास विपरीत दिशा में होने वाला प्रवास, निवल प्रवास प्रवास में दोनों की संख्या का अंतर क्या होता है, ये निवल प्रवास। सकल प्रवास प्रवास में दोनों की कुल संख्याओं का योग, दोनों की कुल संख्याओं का योग जो है कि सकल प्रवास। तो इस प्रकार 110 का ये था। फिर इसके बाद 111 में भी मिलान करना है, तो इसका जो है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है।
जो सही उसको देखते हैं। भौतिक कारण अनावृष्टि, आर्थिक कारण रोजगार और राजनीतिक कारण शरणार्थी। तो इस प्रकार 111 का सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 कौन सही सुमेलित है? तो कह रहे हैं कि बी, गुरुत्व मॉडल डब्ल्यू रैली का है। जो गुरुत्व मॉडल है डब्ल्यू रैली का है। अब कथन और कारण दिए हुए हैं। 113 में कह रहा है कि सी सही अर्थात ए सही है, आर गलत है। तो कह रहे हैं कि किसी जनसंख्या में संख्यात्मक लिंग संगठन मापन को लिंगानुपात कहा जाता है। तो जो सही उसी को देखते तो ए सही है। जो प्राथमिक लिंगानुपात होता है ये गर्भधारण काल के समय से होता है, इसलिए ये आर नहीं सही है, ये सही है। 114 में दिया है कि लिंगानुपात किसी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने में सहायता करता है। लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करता है। तो ए बी दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि अफ्रीका एशिया के अधिकांश देशों में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, जन्म दर उच्च पाई जाती है। कह रहे ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 116 जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति अधिकांश विकासशील देशों में पाई जाती है और विकासशील देशों में निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर पाई जाती है। तो 116 का कह रहे कि सी सही है, इसमें ए सही आर गलत है। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति अधिकांश विकासशील देशों में पाई जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 का बी सही है। 15 से 35 आयु वर्ग के युवा कार्यशील और सशक्त होते हैं। कार्यशील युवा वर्ग के ऊपर बाल तथा वृद्ध आयु वर्ग की जिम्मेदारी भी होती है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 118 आयु लिंग पिरामिड आयु संरचना की अधिक प्रचलित विधि है, इसमें यही सही है। और जो है कि 118 का ये सही आर गलत है, तो यही देख लेते हैं। 119 में ये सही है, ये आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड सुंडाकार होता है। सुंडाकार जनसंख्या पिरामिड समान जन्म दर तथा मृत्यु दर को दिखाता है। सुंडाकार जनसंख्या का जो पिरामिड है वो समान जन्म दर तथा मृत्यु दर को दिखाता है। 120 का भी ए आर दोनों सही, आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। जनसंख्या पिरामिड देश की सामाजिक आर्थिक तथा जनसांख्यिकी इतिहास को परिलक्षित करती है। जनसंख्या पिरामिड आर्थिक रूप से क्रियाशील तथा अक्रियाशील जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। तो ए आर दोनों सही है। 100 लेकिन ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 120 का बी सही है। 121 का भी बी सही है। तो कह रहे हैं कि आयु वर्ग में विभिन्न आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। आयु वर्ग में आयु पिरामिड की कमियों को दूर कर क्षेत्रीय तुलना संभव होती है। तो ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं करता। 122 का सी है, इसमें केवल ए सही, आर गलत है। तो इसमें कह रहे हैं कि वृद्ध आयु वर्ग उत्पादक नहीं होता है, यही सही है। तो इसमें जो है कि आर गलत है, क्योंकि युवा जो आयु वर्ग होता है वही सशक्त क्रियाशील होता है। फिर इसके बाद जो है कि 123 का एक कथन सही, आर दोनों सही, आर का सही व्याख्या करता है। पश्चिम देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक पाई जाती हैं। पश्चिम देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं, जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। एक 124 का कह रहा है कि डी कथन सही अर्थात आर सही है, ए गलत है। लोगों में तकनीकी का कुशल ज्ञान होता है। तो डी मतलब कि
डी मतलब कि ए गलत है, आर सही है। ठीक है, डी 124 का डी है, तो ए गलत है, आर सही है। तो आर सही है कि लोगों में तकनीकी का कुशल ज्ञान होता है। 125 में कह रहे कि विकसित देशों में जन्म दर तथा मृत्यु दर कम पाई जाती है। विकसित देशों में शिक्षा का उच्च स्तर तथा व्यवसायिक संरचना में प्रौद्योगिकी का प्रयोग पाया जाता है। तो कह रहे कि यार दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 126 के कह रहे कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। संयुक्त शब्द अमेरिका तथा कनाडा की कोई जनसंख्या नीति नहीं पाई जाती है। संयुक्त शब्द अमेरिका तथा कनाडा की कोई जनसंख्या नीति नहीं पाई जाती है। यहाँ प्रवास नियंत्रण के बहुत से नियम हैं। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा की कोई जनसंख्या नीति नहीं पाई जाती है। यहाँ प्रवास नियंत्रण के बहुत से नियम हैं। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 127 का सी सही है, अर्थात ए सही, आर गलत है। विकासशील देश में उच्च जन्म दर पाई जाती है। तो जो है कि इसमें ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 127 126 देखिए, संयुक्त शब्द अमेरिका तथा कनाडा की कोई जनसंख्या नीति नहीं पाई जाती है। यहाँ प्रवास के नियंत्रण के बहुत से नियम हैं। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 127 में दिया गया है कि एक विकासशील देश में उच्च जन्म दर पाई जाती है, तो सही है। अब विकास देशों में या विकसित देशों में क्या स्पष्ट जनसंख्या नीति नहीं पाई जाती है। तो 127 का केवल ए सही है, आर गलत है। अगर विकसित होता तो जैसे कि संयुक्त शब्द अमेरिका तथा कनाडा में कोई जनसंख्या नीति नहीं पाया जाता, तो ये विकसित देश हैं, तो कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो ये भी विकसित देश में कोई जनसंख्या नीति नहीं पाई जाती है, तो सही होना चाहिए, ऐसे लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हो गया। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, 127 का ये सही, आर गलत है। 128 का कह रहा है कि लोगों को अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवसन कहलाता है। प्रवसन में बहिर्गमन अंतर्गमन की गतियाँ होती हैं। तो ए आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 129 के कह रहे हैं प्रवास धारा में प्रवास एक ही दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होने वाले प्रवास प्रबल प्रवास कहलाते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। तो प्रवास धारा में प्रवास एक ही दिशा में होता है। 130 के कह रहा है कि इसमें कथन ए सही, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। मृदा उपजाऊ भूमि प्रवास को आकर्षित करने वाला भौतिक कारण है। भौतिक कारक प्रवसन का प्रमुख कारण है। तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। 131 का कह रहे कि वियतनाम में चीनी लोगों का निष्कासन धार्मिक स्थानांतरण का एक उदाहरण है। यहूदियों का जर्मनी से इजराइल में प्रवसन का प्रमुख कारण धार्मिक था। तो इस प्रकार डी सही है, मतलब कि इसमें आर सही है। यहूदियों में जर्मनी से इजराइल में प्रवसन का प्रमुख कारण धार्मिक था, यही सही है, लेकिन ये गलत है। 132 के कह रहे हैं कि गुरुत्व मॉडल प्रवसन का एक प्रमुख मॉडल है, और यही सही है, गुरुत्व मॉडल प्रवसन का प्रमुख मॉडल है। गुरुत्व मॉडल रैली ने दिया था ना, तो यहाँ इसलिए आर गलत है, ये सही है। 132 का अब देख लेते हैं विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं जो 2018 में पूछा गया था, तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है। कोहार्ट का ये विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह, कोहार्ट विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह कोहार्ट निर्भरता अनुपात उत्पादक तथा जनसंख्या का मापन है। जनसंख्या पिरामिड उम्र लिंग संरचना को दर्शाने वाली ग्राफिक विधि है।
कुल प्रजनन दर बच्चा जनन करने वाले वर्षों में महिलाओं द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या है। तो इस प्रकार से पहला का सी सही है। कोहार्ट विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह कोहार्ट का है। निर्भरता अनुपात उत्पादक जनसंख्या का मापन है और जनसंख्या पिरामिड उम्र और लिंग संरचना को दर्शाने वाली ग्राफिक विधि है। कुल प्रजनन दर बच्चा जनन करने वाले वर्षों में महिलाओं द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या है। तो इस प्रकार पहला का सी सही है। दूसरा करेंगे गुरुत्व मॉडल के अनुसार अवस्थिति पर सेवा का विभव उपयोग इंगित करता है। तो सी जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध है। जनसंख्या के आकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध और दूरी के साथ प्रतिलोम संबंध है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 2017 में पूछा गया था जापान का जनसंख्या पिरामिड मुख्यतः किस देश की पिरामिड के समान होगा। तो कह रहे हैं कि डेनमार्क के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विचार कीजिए कौन सा कथन सही दर्शाता है। तो कह रहे पहला, तीसरा, चौथा। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। कह रहे कि विकासशील देशों में प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है। इसका कारण है कि जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट, रहन सहन की बेहतर स्थितियाँ। तो ये जो है कि 4 का बी सही है। 5 का दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यापक आधार के जनसंख्या पिरामिड को प्रदर्शित करता है। तो उच्च प्रजनन दर को जनसंख्या के व्यापक आधार के जनसंख्या पिरामिड को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा थ्रेशहोल्ड का सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है। तो सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या जो है कि जनसंख्या सीमा का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 रेवेंस्टीन के प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। सर्वाधिक प्रवासी शहर क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। सर्वाधिक प्रवासी शहर क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। तो 7 का सी। जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाता है शून्य वृद्धि। जब किसी देश की 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है तो जनसंख्या की वृद्धि को कहा जाता है शून्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो सामाजिक ऊपरी पूंजी से। कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। सामाजिक ऊपरी पूंजी से। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 श्रृंखला प्रवसन चेन माइग्रेशन किस पर आधारित है। तो कह रहे कि नातेदारी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 132 प्लस 10 जो है कि 142 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा। इसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा। धन्यवाद।